नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले कपड़े ने व्यापार का रूप कब लिया था? वो साल था सन 1818, जब सबसे पहले कोलकाता में कपड़े के कारखाने की शुरुआत हुई थी। एक वो दौर था और एक आज का दौर है जब हम बात करने जा रहे हैं भारत में आयोजित हुए अब तक के सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट की, जिसे नाम दिया गया है भारत टेक्स 2024, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया है। आखिर क्यों ये इवेंट इतना खास है, क्या खासियत है परिधानों के इस मेले में, हम आज आपको सब कुछ बताएंगे। हम आपको सैर कराएंगे यहाँ की और दिखाएंगे कि देश के कोने कोने से कैसे हुनर एक साथ एक छत के नीचे मौजूद है। 5F क्या है? उसका मतलब था फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ये दो तस्वीरें आपको याद होंगी, एक में देश के उपराष्ट्रपति हैं और दूसरी तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति को चंदन की लकड़ी से बना ये सितार गिफ्ट कर रहे हैं। आज हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत इस स्टॉल से इसलिए की है क्योंकि वो सितार भी आज हमारे सामने है और जो इसके कारीगर हैं वो भी हमारे साथ हैं। विनोद जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो जयपुर से हैं। उन्होंने ही इस सितार को बनाया था, जिसे कि गिफ्ट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को किया था और इसे काफ़ी पसंद किया गया था। कब से आप ये काम कर रहे हैं? ये मैडम मेरे को कम से कम 35 साल हो गया है इसको काम करते हुए। क्या क्या खास है और क्या क्या काम आप कर लेते हैं और क्या पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जुड़ी हुई हैं? मैडम हमारी ये मेरे दादाजी ने ये काम चालू किया था और मेरे दादाजी की चौथी पीढ़ी इसी काम के अंदर लगी हुई है और चौथी पीढ़ी को भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। कुछ हमें बता सकते हैं कि अभी क्या क्या खास आपके पास में है? अभी फ़िलहाल मेरे पास में एक तो सितार है वीणा। इसके अंदर ख़ास बात यही है मैम कि ये इसके अंदर है ना तानसेन की हिस्ट्री बनी हुई है, स्टोरी बनी हुई है। तो इसके अंदर ये तानसेन की स्टोरी बनी हुई है। तो इसमें जैसे गुरु से शिक्षा लेते हुए तानसेन, और इसमें ये तानसेन की शादी का सीन है और इसमें तानसेन और बेजू बावरे का कंपटीशन होता है जंगल के अंदर। बीच में अकबर बैठे हुए हैं और एक तो हिरण को अपने पास में बुलाता है और एक हिरण को वापस भेज देता है। और इसके नीचे कुंडी के अंदर है वो दीपक राग गाते हैं तानसेन, दीपक राग अकबर के दरबार में दीपक राग गाते हैं, वो सीन बना हुआ है। जो दीपक जल जाते हैं वो सीन बना हुआ है इसके अंदर। और ऊपर सरस्वती माँ सरस्वती है और नीचे ये गणेश जी है डांस करते हुए। जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं वो जानना ज़रूर चाहते हैं कि इस सितार की कीमत क्या है? मैडम वैसे आर्ट की कोई कीमत तो नहीं होती है, वैसे कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन वैसे ये मैं 1,11,000 में इसको सेल आउट करता हूँ। चंदन की लकड़ी पर ही आप खास करके काम करते हैं? हाँ, मैं चंदन की लकड़ी पे ही खास काम करता हूँ। और इसके अंदर वैसे चंदन की लकड़ी भी कॉस्टली होती है और इसके अंदर मेरे को कम से कम भी 4 से 5 महीने लग जाते हैं इसके अंदर बनाने में। विनोद जी, आपको कैसे पता चला था कि आपकी सितार को देश के प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति को गिफ्ट करने के लिए चुना था, और ये जानकारी कैसे आई थी आप तक? मैडम मेरे को इंटरनेट से ये पता लगा कि ये आइटम मतलब वो फ़ोटो देख के मेरे को पता लगा कि ये आइटम है ना मेरा बनाया हुआ है। जब मेरे को पता लगा कि ये अपना आइटम है ना अपने प्रधानमंत्री जी ने उनको गिफ्ट दिया है। कितनी बड़ी बात थी आपके लिए? बहुत बड़ी बात थी मैडम, उस टाइम में बहुत खुश हुआ। इतना अच्छा लगा मेरे को कि अपना आइटम मेरा बनाया हुआ, मेरे हाथ से बनाया हुआ उनको गिफ्ट दे रहे हैं वो। विनोद जी, बहुत ही बारीकी से ये सारे काम हुए हैं, तो ये देखिए ये खासियत होती है एक कलाकार की। और विनोद जी ने जैसा कि बहुत सही कहा
कि आप किसी कला की कीमत नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह जब आएँ तो ख़ास करके आप इनकी कला को ज़रूर समझें, परखें और हाँ, ख़रीदें ज़रूर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इतना महीन काम है, देखिए महीनों लग गए इस काम को बनने में, महीनों लगे होंगे। कितना खूबसूरत है, चंदन की लकड़ी से बना ये आर्ट अपने आप में। और यही भारत की वो परंपरा है, वो धरोहर है जिसे कि हम सब ने अब तक बचा कर रखा हुआ है। कला की बात आए और कश्मीर का जिक्र न हो, ये हो नहीं सकता है। और कश्मीर का दूसरा एक मतलब पश्मीना भी होता है अगर हम परिधान की बात करते हैं तो। लेकिन आज जो खासियत हम आपको यहाँ पर दिखाने और बताने जा रहे हैं वो एक ऐसा कोड है जिसे कि डिकोड करते हैं कश्मीर के ये कलाकार। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये आप और हम इसे नहीं पढ़ सकते हैं। आप देखिए बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ है। इसे पढ़ पाना, समझ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कलाकारों के लिए यही वो ज़रिया है जिसके ज़रिए वो अपनी कला को आप तक पहुंचाते हैं। उसके बाद ऐसे जो शॉल हैं वो लोग आते हैं कश्मीर में, उन्हें काफ़ी पसंद है, लोग खरीदते हैं। ये असली पश्मीना है। हाँ, कीमत इनकी काफ़ी अधिक होती है क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। हमारे साथ में सब्बीर अहमद है बडगाम से। सब्बीर, हम शुरुआत करें आपसे। हमने बात की है आपकी कला की। ये अगर मैं इस शॉल की बारे में बात करूं, कितना समय लगा इसे बनने में और क्या कीमत है इसकी? ये एक्चुअली थ्रू शटल वाला है, ये कानी का नहीं है, ये थ्रू शटल से बनता है। इसकी कीमत है 12,000। कानी का वो है, ज़रा दिखाइए। ये बॉर्डर वाला कानी है, इसको बनाने में तकरीबन 40 दिन लगे हैं। ये 25,000 का बिकता है मार्केट में। अगर हम इसी का ऑल ओवर बनाएंगे उसमें 4 महीने से 5 महीने लग जाते हैं, तो वो तकरीबन 60 से 70,000 में बिक जाता है। शब्बीर, ये बहुत सारी हमने देखा कि ये धागे रखे हुए हैं और हमने एक कोड की बात की है जिसे कि आप डिकोड करते हैं। क्या मतलब है इसका शब्बीर? इसका पहले ये इसका प्रोसीजर अलग होता है। पहले ये डिज़ाइन बनता है, हमको क्या डिज़ाइन बनाना है और कितने पिक्स में बनाना है, ये भी एक अलग का किस्म का होता है। और उसके बाद इसको कोडिंग दी जाती है कि कौन सा कलर, ये कलरों, ये एक्चुअली 1-2 का फार्मूला है पुराने ज़माने का। तो इसके ऊपर ये जो निशान लगे हैं, ये इसका मतलब है ऑरेंज, इसका मतलब है पर्पल। ये हमको समझ आता है कहाँ से क्या रंग लगाना है। आपको ये आप इस समय इसे लाइव बना रहे हैं, ये आप बनाने का काम कर रहे थे? बनाने का काम कर रहे हैं। ये इस वक्त जी, एक्चुअली डिमॉन्स्ट्रेशन लूम है यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए। दिखा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। आप देखिए, इसको कानी बोलते हैं मैडम, इसको कानी बोलते हैं। तो शॉल तो आपको पता है, ये शॉल इसको बोलते हैं। ये पश्मीना का आता है सारा धागा इसका। ये है यार्न, मतलब आप इसको बोलते हैं ताना बाना, जिसको हम बोलेंगे ताना बाना या वार्प और वेफ्ट बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ठीक है। तो ये जो वार्प होता है, इसमें हमको थोड़ा सा आप समझ लीजिए गम जैसा या सरेश जिसको बोलते हैं उसको लगाना पड़ता है, क्योंकि इसकी हार्डनेस जो है बरकरार रहे। असल में धागा ये होता है, ये है ओरिजिनल धागा। धुलने के बाद ये ऐसा ही बनेगा, जैसे मैंने आपको अभी शॉल दिखाया। धुलने के बाद बिल्कुल ऐसा ही सॉफ्ट बनेगा जो आपके सामने है। ये धुलने के बाद इसका आप हाथ लगा के देख सकते हैं इसको कितना सॉफ्ट बनता है। ये नहीं, काफ़ी सॉफ्ट है, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत होती है। और हाथ से आप जैसे कि बहुत ही बारीकी से आप इस समय बना रहे हैं। इसको डिज़ाइन की तरफ देख के बनाना पड़ता है कि कौन सा डिज़ाइन क्या है। इसमें 4 रिपीट हैं इस वाले डिज़ाइन में। जैसे हमने एक रिपीट पढ़ी तो दूसरी रिपीट हमको मेमोराइज होती है, फिर दूसरी रिपीट के लिए हमको वहाँ देखना नहीं पड़ता है। इसकी खासियत ये है मैडम कि ये जो अभी हम बना रहे हैं ना कानी से डिज़ाइन, ये डिज़ाइन के साथ साथ कपड़ा भी बनता जा रहा है। आप मान के चलिए, यहाँ आप दिखाइए, अभी पिछले 3 दिन का काम है, ये 2-2.5 इंच बना है। ये पिछले 3 दिन का काम है। ये डिज़ाइन के साथ साथ कपड़ा भी रेडी होता जा रहा है। जब तक ये 2 मीटर ना हो उसके बाद हम इसको काट के इसके बाद वॉशिंग होगी, फिनिशिंग होगी, उसके बाद ये रेडी होगा मार्केट के लिए। ऑलमोस्ट टेक्सटाइल की हर वर्क को एक मौका दिया गया है, जिसमें हमारा हैंडलूम का आर्टिज़न वीवर्स है, हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन्स हैं, वो डायरेक्ट एक ग्लोबल मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, ग्लोबल बायर से इंटरेक्ट करें, लोगों को समझें, अपनी कला को देश विदेश तक पहुंचाएं, एक नया बाज़ार उनको मिले। ये सारी खादी के लोग हैं, होम टेक्सटाइल के लोग हैं, यार्न मैन्युफैक्चरर्स हैं, निफ्ट के बच्चे हैं, नए फैशन डिज़ाइनर्स हैं,
तरह तरह के नॉलेज सेशंस भी किए गए हैं इसमें। तो इस तरीके से ये कंप्लीट टेक्सटाइल वैल्यू चेन का रिप्रेजेंटेशन है भारत का, जो विश्व के सामने है। इस एग्जीबिशन सेंटर में एक अनोखे स्टॉल पर हम आपको लेकर के आए हैं, जहां पर विश्वनाथ जी की बातों ने हमें रोक लिया। इनका ऐसा दावा है कि जो चप्पल इनके पास है वो वेस्टेज, यानी कि जो कपड़े वेस्टेज जिनको करार दिया गया है, जिनका कोई यूज़ नहीं है, उससे बनाया गया है और ये काफ़ी फेमस है, ऐसा इनका कहना है। विश्वनाथ जी, कब से ये काम कर रहे हैं आप? हम 25 साल से जूट में ही पड़ा है। हम जूट की चप्पल ही बनाता था, जूट की बैग बनाता था, जूट की ज्वेलरी बनाता था। बट जब लॉकडाउन लगा, जब जूट मिल बंद था, तो उपाय नहीं देख के घर में जो पुराना कपड़ा था उसमें चप्पल बना दिया। चप्पल बनाने के बाद देखा बहुत लाइट वेट, हाइजेनिक है और इको फ्रेंडली तो है, यूनिक भी है और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है। जॉब्स पेट भी होगा, क्योंकि हमारा मोदी जी का जो कहना है जॉब्स पेट, तो जॉब्स पेट तो होगा ही। और चाइना जैसे सस्ता दे सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, हमारा यहाँ का लेबर सस्ता, टैलेंटेड लेबर एंड रॉ मटेरियल हमारा अवेलेबल, तो चाइना यूज एंड थ्रो करके सुपर पावर बन सकता है। हम लोग यूजेबल इको फ्रेंडली हैंडमेड करके एक ही दाम देके पावर बन रहा है, बन चुका। ये कपड़े आप कहाँ से लेकर के आते हैं? पहले हमारा दिमाग में यही था, मेरा लॉकडाउन में जब घर में बैठा था तो पुराना कपड़ा जो घर में पड़ा होता उस कपड़ा। बाद में आप देख रहा है हर जिला में जो वेस्टेज कपड़ा फेंका जा रहा है, जैसे अब फैशन बढ़ते जा रहा है, फैशन के बाद जो कपड़ा घर में रहेगा वो कपड़ा में भी बैग, चप्पल, ज्वेलरी भी बन सकता। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वो आ रहा है। भारत की एक पहचान है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की कला आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि कर्नाटक का बीदर जिला, यहाँ की एक कला है जिसे बीदरी के नाम से जाना जाता है और ये कला 100-200 नहीं बल्कि लगभग 800 साल पुरानी है। एक नमूना हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए एक सुराही है और ये ब्लैक मेटल जिंक पे चांदी से इसका वर्क किया गया है और इसे हाथों से तैयार किया गया है। इसके आर्टिस्ट भी हमारे पास में हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हमें इस कला के बारे में बताएंगे और क्या सचमुच ये इतनी पुरानी है, इतने पुराने वक्त से चला आ रहा है? जी मैम, ये अहमद शाह बहमानी के दौर से है और उन्हीं ने ही काम स्टार्ट किया है ये, और हमने उनसे ही सीखा है जनरेशन, और मैंने ही बनाया है ये ब्लैक मेटल जिंक होता है, उसके ऊपर सिल्वर इनले डालते हैं हम, सिल्वर का वायर फिक्स करते हैं। कितना समय लग जाता है? 8 दिन लगते हैं मैम इसको बनाने के लिए। आपके पास कुछ और भी सैंपल है, हमें इसके बारे में बताएंगे कि कितना समय लगता है, या फिर हमें कुछ कॉस्ट अगर आप बताएं कि क्या कॉस्ट, जैसे कि आपके हाथ में जो है ये सुराही, इसकी क्या कॉस्ट है? ये 13,500 का है मैम, और बॉक्सेस है 5,500 के है, 4,000 के है, 2,000 के है, देख देख के है सभी प्राइस। सबसे ज़्यादा आपकी इस कला को कहाँ पसंद किया जाता है? ये दिल्ली में पसंद किया जाता है और फॉरेनर ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। ये ब्लैक रंग जो है, हमारे पास एक फोर्ट है, किला है, उसकी मिट्टी से ही ये ब्लैक होता है और सिल्वर शाइन करने लगता है। बिदरी आर्ट इसी को बोलता है। क्या इसका मतलब क्या होता है? बिदरी वर्क, इसका मतलब चांदी से का वर्क होता है इसमें। जिंक मेटल के अंदर मेटल फिक्स होता है ना, इसीलिए इसको बिदरी आर्ट बोलते हैं। भारत टेक्स 2024 की इस बार की खासियत ये रही कि यहाँ पर परिधान ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके की कला हमें देखने को मिल रही है। अगर हम जूट की ही बात करें तो उसका एक ख़ास जो नमूना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, जूट का प्रयोग आपने इस तरह से ज़रूर नहीं सोचा होगा अब तक। बच्चों को खेलने की बात हो या फिर घर में सजावट की बात हो, जूट से बनी जो ये डॉल है वो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती हैं। जो इसके कलाकार हैं सुबोध जी, वो हमारे साथ हैं, बिहार में पटना से हैं। यही नहीं बल्कि इनकी पत्नी भी साथ मिल करके, आप सब साथ मिल करके पूरा परिवार बनाता है। परिवार मिल के बनाती हैं, और भी लड़कियां हैं जुड़ी हुई हैं जो प्रशिक्षण लेके ये सारा काम सीखती हैं और बनाती हैं।
कुछ बताइए आप, क्या क्या आपकी खासियत है इस स्टॉल की? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इको फ्रेंडली होता है। ये प्लांट फाइबर है, जूट जो होता है एक पौधे से निकलता है, एक रेशा है, जिससे का कि हम लोग उसको ब्लीच करके और सर सफाई करके इसका गुड़िया वगैरह बनाते हैं, जो कि काफ़ी डिमांड में है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। क्योंकि इको फ्रेंडली है, इसमें कोई भी चीज़ प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं यूज़ किया हुआ है, इसलिए लोग काफ़ी पसंद करते हैं और अच्छी सेल होती है हमारी। तो और ये जूट की ज्वेलरी भी आप देख सकते हैं, ये सारे जो है ना ज्वेलरीज वगैरह, ये सारे जूट और लकड़ी का है। ये सब भी इको फ्रेंडली है और ये बहुत ही लाइट वेट होता है और इको फ्रेंडली है और बहुत सस्ते रेट में है, इसलिए लोग काफ़ी अच्छा इसका डिमांड करते हैं और अच्छे सेल होती है हमारी। प्रगति मैदान वगैरह, IITF वगैरह में जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम लोग नेशनल जूट बोर्ड की तरफ से यहाँ आए हुए हैं। एक नेशनल जूट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है, जो कि हम लोगों को काफ़ी मार्केटिंग सपोर्ट देती है, हर एक जगह पे स्टॉल वगैरह हम लोग को प्रोवाइड करती है और हम लोग को अच्छा इकोनॉमिक फाइनेंशियल अच्छा मतलब मिल जाता है सपोर्ट। सुबोध जी, भारत टेक्स को अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। आपको इसका हिस्सा बनने के बाद कितनी खुशी हो रही है और आपको क्या लग रहा है इससे क्या फ़ायदा भारत को होने जा रहा है? इससे फ़ायदा ये हो जा रहा है कि इससे आर्टिस्ट वगैरह जो है टेक्सटाइल लाइन से जुड़े हुए हैं, जो हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, उनको बल्क ऑर्डर वगैरह मिल सकता है। इसमें अच्छे अच्छे बायर्स वगैरह आए हैं, जो काफ़ी मतलब एक्सपोर्टर्स वगैरह भी आए हैं, वो सब ले गए हैं, कुछ सामान ले गए हैं सैंपल के तौर पे और आगे ऑर्डर देने की बात कहे हैं। तो अच्छा एक सपोर्ट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा ये। और एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये है कि कुछ ऐसे इनोवेशन आपको देखने को मिल रहे हैं जो सोचा तो जा सकता था, लेकिन उसको जब बने तौर पे जब वो सामने होता है तो निश्चित तौर से उसे देख करके अच्छा लगता है। देखिए सजावट के कितने सारे सामान यहाँ पर रखे हुए, सजावट के तौर पे जब आप इसका इस्तेमाल अपने घरों में करेंगे तो वो बड़ा खिल करके आएगा, बड़ा ही वो खूबसूरत लगेगा। और आपको जान करके हैरानी होगी कि 400 से 500 के अंदर आप आराम से यहाँ पर जूट से बने सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। झारखंड की एक खासियत है कि वहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत ही आराम से वहाँ पर ऐसे कामों को ढूंढ लिया जाता है जिससे जीवन यापन भी हो जाए और लोगों को उन चीज़ों से उनके डेली के जीवन में उनको उससे आसानी भी हो। जैसे कि बांस से बनी ये छोटी छोटी टोकरी इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, और केवल ये मैं एक टोकरी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि और भी बहुत सारे सामान हैं और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। शुरुआत 400-500 से हो जाती है। बहुत कम समय में बांस से इन चीज़ों का जो निर्माण है वो कर दिया जाता था। और सामानों को जैसे आप घर में अगर चाहें तो सामानों को इसमें रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है जीवन यापन का जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। झारखंड से ये स्टॉल मुकेश जी ने लगाया है और इनका पूरा परिवार काफ़ी सालों से इस काम में लगा हुआ है और उनका ये ऐसा मानना है कि इस काम को अप्रिशिएट भी काफ़ी किया जाता है। इसकी डिमांड बहुत होती है, बहुत हल्का होता है, इको फ्रेंडली होता है। आराम से आप इसमें घर में फल सब्जियां आप रख सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे कि बंद डिब्बे में रखा जाए तो आप ऐसे डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इको फ्रेंडली होने की वजह से इसकी साफ़ सफाई आराम से हो सकती है और प्लास्टिक नहीं है, इसलिए हेल्थ पर भी कोई इसका बुरा असर नहीं पड़ता है। मेरे हाथों में जो ये पेंटिंग आप देख रहे हैं इसे सोहराई पेंटिंग बोलते हैं। ये झारखंड का ट्राइबल आर्ट है। आप कभी ध्यान दीजिएगा जब भी अगर झारखंड जाएं तो वहाँ पर जितने भी मिट्टी के घर होते हैं या फिर वहाँ के जो ट्राइबल्स होते हैं उनके घरों की दीवारों पे ये पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सोहराई केवल पेंटिंग ही नहीं है बल्कि वहाँ के त्यौहार का भी नाम सोहराई है। ये सारे कलाकार झारखंड से ही आए हैं और आप इनके स्टॉल को देख सकते हैं। केवल पेंटिंग ही नहीं, ऐसे बैग भी उन्होंने बना रखा है, बड़ी खूबसूरत है। और देखिए खासियत ये है कि इसे हाथ से बनाया गया है। कुछ बताइए अपने इस आर्ट के बारे में, कैसे बनाया है, किस चीज़ से ये बनता है और क्या क्या बनाते हैं आप?
मैम हम लोग ज़्यादातर हम लोग सोहराई बनाते हैं मैम, सोहराई पेंटिंग बनाते हैं और हम लोग ये मिट्टी बनाते हैं और इस मिट्टी में सिर्फ 4 ही कलर का मिट्टी यूज होती है क्योंकि हमारे झारखंड में सिर्फ ये 4 मिट्टी मिलती है, ब्लैक, रेड, वाइट एंड येलो। इसी के हम लोग इसी से पेंटिंग बनाते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में घर को दीवारों से छापते थे, अब उसको हम लोग पेपर में करते हैं और ये हम लोग आज से नहीं बहुत सालों से हम लोग, मेरे दादा परदादा सब इसी लोग बनाते थे हम लोग पेंटिंग। लेकिन इस पेंटिंग को देख करके लग रहा है कि इसमें कलर मिलाया गया होगा। ये पूरा नेचुरल कलर इसमें ये है, कोई कलर भी मिक्सिंग इसमें नहीं है, पूरा ये मिट्टी ही है। हमारे झारखंड में ये मिट्टी पाई जाती है। इसको हम लोग ब्लैक वाले को काली मिट्टी बोलते हैं, वाइट वाले को दूधी मिट्टी बोलते हैं एंड रेड वाले को लाल मिट्टी बोलते हैं और येलो वाले को पीला मिट्टी बोलते हैं। ये तो अद्भुत है अपने आप में। एक बार जब मैंने देखा था तो मुझे भी यही लगा कि ये कलर मिक्स किया गया होगा, हालांकि इन्होंने मुझे ज़रूर बताया था कि ये मिट्टी से ये बनाया हुआ है। अगर मैं इस कपड़े की बात करूँ तो इसे कैसे तैयार किया गया है, कैसे भी आप लोगों ने मिट्टी से ही तैयार किया है? मैंने ये कपड़े वाले फैब्रिक कलर यूज किया है, मोटिव हमारा सोहराई है ताकि हम सोहराई को हर जगह में कर दें। मैंने स्टॉल में, साड़ी में, हर जगह पे सोहराई पेंटिंग का काम करते हैं। आप भी मैडम झारखंड से हैं? आपके पास क्या खास है? मेरे पास डोकरा है और डोकरा में सोहराई पेंटिंग, इसको माउंट पेपर पे सोहराई किया गया है। कुछ इन्वेलप है, कुछ हम लोग नया क्रिएट करके लाए थे क्योंकि यहाँ पे वो भारत टैक्स चल रहा है, तो इन्वेलप पे हमने सोहराई किया, ट्रे पे हमने सोहराई किया, सोहराई और डोकरा के साथ इसको किए हैं। और कुछ इस तरह का डायरी हम लोगों के पास है जो हैंडमेड है, हैंडमेड पेपर भी है और हैंड पेंटेड है सोहराई पेंटिंग को, क्योंकि मधुबनी को तो सब लोग जान रहे थे। सोहराई झारखंड का ट्राइबल आर्ट है जिसे 2020 में GI टैग मिल चुका है, तो हम लोग इस आर्ट को थोड़ा आगे बढ़ाना, डेवलप करना चाह रहे हैं कि थोड़ा लोग जाने कि सोहराई आर्ट होता क्या है। और झारखंड का जैसे पैथकर पेंटिंग है, ट्रैवल पेंटिंग वो भी है, और जादूपटिया है वो दुमका जिला का है, जादूपटिया पेंटिंग है, और हजारीबाग का सोहराई पेंटिंग है। तो 3-4 जो आर्ट है वो ट्राइबल आर्ट है झारखंड का, तो वो उसको हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की ताकि और लोग जाने और हम लोगों को कुछ ऑर्डर मिले। इस तरह का काम हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। ये जैसे दुपट्टा है, पेपर वगैरह पे तो 4 कलर होता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी और उजली मिट्टी, उससे काम होता है। लेकिन कपड़े पे जो हम लोग करते हैं तो मिट्टी से तो नहीं कर सकते हैं, वो फैब्रिक कलर से किया जाता है। और जनरली वो हार्वेस्ट वाला जो दीपावली के दूसरे दिन सोहराई फेस्टिवल मनाया जाता है, सोहराई फेस्टिवल से सोहराई पेंटिंग का नाम पड़ा है। जैसे नया फसल कटने के बाद जो कृषक लोग, जो गाय का मेन होता है कि पशु से रिलेटेड है, ये पशु को जिस तरह पूजा की जाती है ना, तो पूजा करने के लिए जो उसका प्रतीकात्मक चित्र जो बनाया जाता है ना, उसी चित्र को सोहराई पेंटिंग का नाम दिया गया। लेकिन ज़्यादातर आपकी पेंटिंग में मछली ही नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है? मछली ऐसे है, प्रेम का प्रतीक है मछली। हम लोग तो जैसे कस्टमाइज कुछ कर रहे हैं तो मछली को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। मधुबनी में भी मछली एक सिंबॉलिक होता है कि मछली जो होता है विष्णु का पहला अवतार मत्स्य पुराण है और मछली प्रेम का प्रतीक माना जाता है, तो मछली को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो इसलिए मछली ज़्यादा बना देते हैं। महिलाओं के लिए ये एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा ज़रिया है और भारत हैंडलूम का एक बहुत मेजर प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और यहाँ पे कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ मेजर एम्प्लॉयमेंट वुमेन का है हैंडलूम सेक्टर में, चाहे वो वीविंग का हो, चाहे उसकी डाइंग हो, चाहे कुछ कलरिंग टेक्निक्स हो, और अब तो डिज़ाइनर्स भी, निफ्ट के बच्चे काफ़ी आ रहे हैं जो इस सेक्टर में जुड़े हुए हैं और वो हैंडलूम सेक्टर की महिलाओं के साथ जुड़ के उनसे अलग अलग तरह की डिज़ाइंस बना के उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं। सब जितने भी छोटे छोटे जिनके पास हुनर है, जिनके पास छोटे छोटे जो प्रांत के अंदर जिनके सामान छुपे हुए हैं जो आते नहीं हैं एक ग्लोबल इवेंट के अंदर, ये इससे इनको ये मदद मिलेगी कि सबको पता चलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट भी है स्टेट वाइज। जैसे आप झारखंड का देख रहे हैं, अलग अलग इंदौर, ये सब जितने भी चीज़ें हैं, तो इससे क्या है कि जो नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत की, ये उसको उससे प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे पहली बात तो मतलब लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चल रहा है कि इंडिया में ऐसी चीज़ें भी हैं, वरना अभी तक लोगों को लगता था कि ये मतलब आज तक ये लगता था लोगों को इस चीज़ को देख के कि ये चाइना या जापान जैसी जगह से, पर लोगों को अब लग रहा है कि ये मतलब फ़ायदा हो रहा है, लोगों को, इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। भारत को विकसित बनाने में कपड़ा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, तभी आज टेक्सटाइल का बाजार 12 लाख करोड़ को पार कर चुका है। देश के प्रधानमंत्री का 5F का सूत्र काम कर रहा है। इसके साथ ही तकनीक को संस्कृति से जोड़ना भारत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका ये मतलब हुआ
कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी आधुनिक मशीनों की ज़रूरत है, अब उनका निर्माण भारत में ही होगा, जिस पर जोर शोर से काम भी चल रहा है।